अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ मर गया और बड़ी जलालत की मौत मरा है। एक बदबूदार इंसान था, एक ईगोइस्ट, बहुत ही ज़्यादा मतलबी और सिवाय अपने आप के किसी को कुछ समझता नहीं था। मैंने हमेशा मुशर्रफ के बारे में इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। और जब मैं मेयर बना था तो उस वक्त मुशर्रफ का पीरियड था। MQM वॉज इन अलायंस विथ मुशर्रफ गवर्नमेंट। तो मुझे अक्सर मेरे पंजाबी दोस्त बेल्जियम में जब मैं होता था तो ये ताना मारते थे कि तुम तो एहसान फरामोश हो, तुम्हें मुशर्रफ ने मेयर बनाया था और तुम उसके बारे में ऐसी बात करते हो। तो मसला ये है कि मुझे मुशर्रफ ने तो मेयर नहीं बनाया था ना, और MQM मुशर्रफ के साथ अलायंस में थी और वो अलायंस ज़्यादा मुशर्रफ की ज़रूरत थी, MQM की नहीं थी। फ़ायदा MQM को बहुत हुआ डेफिनेटली, लेकिन वो मुशर्रफ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इसकी वजह यह है कि मुशर्रफ एक कू के ज़रिए आया था। नवाज शरीफ, बेनज़ीर सबको हटा के, जरदारी जेल में था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जेल में था, इसको किसी की सपोर्ट हासिल नहीं थी। और उस वक्त MQM थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान की। वो ख़ास तौर पे कराची जो कि इकोनॉमिक हब था, जहाँ से पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी चलती है, तो उसको ज़रूरत थी। वरना यही मुशर्रफ है जो मार्शल लॉ लाने से पहले, इसका एक इंटरव्यू था, उसमें इसने कहा था, इसको जब अल्ताफ़ हुसैन के बारे में पूछा गया तो इसने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से इसको गोली मारूं, अल्ताफ़ हुसैन को। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि इसको अल्ताफ़ हुसैन की भी ज़रूरत पड़ी, MQM की भी ज़रूरत पड़ी, लेकिन MQM ने इमीडिएटली इसके साथ नहीं जुड़ी थी। ठीक है, MQM ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया था कि आफ्टर ऑल MQM के ऊपर, मुहाजिरों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, तो ना मुशर्रफ के आने से वो ऑपरेशन रुक गया था। नवाज शरीफ की सरकार 98 में ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी MQM के बारे में, तो MQM का ऑपरेशन रुक गया था। MQM साइलेंट थी, ना उसके साथ थी ना उसके खिलाफ थी। फिर मुशर्रफ 3 साल तक तो चलता रहा। 2001 में इसने एक रेफरेंडम करा के प्रेसिडेंट बन गया था, और फिर 2002 में इसने इलेक्शन कराने थे, क्योंकि यही ज़ियाउल ने भी किया था। पहले रेफरेंडम करा के अपने आप को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया था 85 में, और फिर इसने इलेक्शन कराए थे। तो मुशर्रफ ने भी जो इलेक्शन कराए ना 2002 के, इसका बायकॉट किया था मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, इसलिए कि जरदारी जेल में था, बेनज़ीर पे मुकदमे थे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को सऊदी अरब का बादशाह ले गया था अपनी ज़मानत पे कि ये 10 साल सियासत नहीं करेंगे, तो वो नहीं आ सकते थे, तो इलेक्शन ओपन थे। MQM ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और MQM बड़ी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ अपनी सीटें लिए गई सिंध में। और उस वक्त फिर जो मुशर्रफ की एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनी, पहले जफ़रुल्लाह जमाली बलोच जो थे वो लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर शौकत अजीज़ को अमेरिका से ला के बनाया गया। उसमें MQM भरपूर पार्टनर थी। और फिर 2005 में जब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए तो उसमें मैं भी कैंडिडेट था। मुझे मेरी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था और मेरी पार्टी की वजह से मैं जीता था। जबकि 2005 तक मैं जिनीवा के यूनाइटेड नेशन सेशन में जाता था, मैंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ स्पीचेस की थी, और इसी वजह से आर्मी के बारे में, ISI के बारे में मैं स्पीचेस रेगुलरली करता था। इसी वजह से जब सबका नाम गया मेयर के लिए, तो मेरे नाम के आगे उन्होंने क्रॉस लगा के वापस भेज दिया कि इसको हम नहीं आने देंगे। तो MQM के कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक की कई उनसे टेलीफोन पे मीटिंग्स हुई, और आखिर वक्त तक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे इसके जो गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है, और इसने बहुत ज़्यादा ISI और आर्मी के बारे में तो
इमरान फारूक भाई ओपन फ़ोन पे बात करते थे, तो उसमें उन्होंने इसको कहा था कि भाई देखें, बहुत कुछ हो गया था ना, हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था और आपकी आर्मी ऑपरेशन कर रही थी, तो जाहिर है हमारा नुमाइंदा था, जिनीवा जाके स्पीच करता था, और वो पार्टी पॉलिसी थी। आज आपने पार्टी को भी जब लिया है, गवर्नमेंट में अलायंस में लिया है, तो अब उसको भी मौका दें, और वो वहाँ पे खिदमत करने आ रहा है अपने एक्सपीरियंस, यूरोपियन एक्सपीरियंस से। वहाँ पे लोकल बॉडीज़ में कोई पॉलिटिकल तो होती नहीं, लोकल बॉडीज़ मेयर का काम तो डेवलपमेंट वर्क और ये चीज़ें देखना होता है। और फिर आखिरी घड़ी यानी नॉमिनेशन पेपर जमा कराने थे, उसमें 3 दिन थे, तो फिर कंफर्म हुआ मेरा नाम। और जब मैं गया तो मुझे पहले फ्रांस में हम रहते थे, मेरे बीवी बच्चे कराची गए हुए थे उस वक्त, तो मैं फ्रांस में रहते थे, तो मुझे 1 दिन का मौका मिला, मैंने गाड़ी उठाई, फ्रांस गया, अपने घर से जो जो ज़रूरी सामान था वो लिया, मकान की चाबी मालिक मकान के घर पे जाके डब्बे में डाली, और वापस लंदन आके मैंने कराची फ्लाई किया, और अगले दिन सुबह कोर्ट में जाके मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। तो उसमें मुशर्रफ का कोई किरदार नहीं था, ठीक है। मैं क्रिटिकल रहा हूँ, सिवाय उन 2 साल के जब मैं कराची में था, तब मेरा काम नहीं था ये सब, ना मैं ह्यूमन राइट्स का काम देख रहा था ना कुछ। मैं एज ए मेयर अपने टाउन की डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबल था, वो मैं ईमानदारी से करता रहा। और इसके बाद में फिर वापस आ गया, तो मैंने वही जिनीवा जाना शुरू किया। राइट 2007 में मैं रिज़ाइन किया अप्रैल में, और 2008 के पहले सेशन मार्च में मैंने जाके वही एमकेएम की तरफ से जाके मैं फिर जिनीवा में खड़ा था। तो ये रहा सब मेरा क्लैरिफिकेशन। आते हैं मुशर्रफ की तरफ। देखें, पाकिस्तान से जो वो भारत से जो मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आए थे ना, वो ज़्यादातर भारत से नफरत करते हैं। इतनी नफरत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज़्यादातर इनके अंदर मजहबी जहर है ना, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। शायद इनको ग़ज़वा हिंद बहुत ज़्यादा पिलाया गया है। दूसरा, वो एक गुरूर कि हमने 800 साल हुकूमत की और 1000 साल हुकूमत की और ये किया और वो किया, अलग है कुछ, सब ढकोसला था। पूरे हिंदुस्तान पे तो एक दिन भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही, और मुख्तलिफ हिस्सों में रहती थी। तो ये गुरूर कि आज हिंदू हमारे ऊपर आके बैठ गए। दूसरा, ये समझते थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, ये बात इनसे हजम नहीं हो सकी। और फिर लुटे पुटे जब पाकिस्तान आए, तो हमने ये वतन बनाया, ये गुरूर, ये वो। तो उसमें अब पाकिस्तान की आर्मी की हिस्ट्री में 2 आर्मी चीफ आए हैं जो मुहाजिर हैं, जो इंडिया में पैदा हुए थे। बाकी या तो पंजाबी आया या पख्तून आया। एक जनरल मूसा खान था, वो हज़ारा का था। बाकी पंजाबी और पख्तून ही आए हैं। ये 2 मुहाजिर जनरल थे, एक जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो 1988 से 91, और एक ये मुशर्रफ जो 1999 से 2008। अब थोड़ा मैं जनरल असलम बेग के बारे में बता दूं। इंतहाई मेला, कमीना खसलत का इंसान, हरामी। ये पैदा हुआ था इंडिया में, आजमगढ़, यूपी 31 में, और फिर वहीं स्कूल में भी सेकेंडरी भी किया, और वहीं कॉलेज से ग्रेजुएशन भी की आजमगढ़ में, शिबली इंस्टीट्यूट से। और वहाँ पे इसने एक बार हॉकी से एक कांग्रेस के हिंदू पॉलिटिशियन को भी मारा था। ये जहरीला नाग था मुसलमानों का हिंदुओं के खिलाफ। और 47 में इन्होंने माइग्रेट नहीं किया, ये 49 में पाकिस्तान आए, माइग्रेट किया। और फिर इसका बड़ा भाई जो था, ये आर्मी में चला गया था, तो इसको भी उसने आर्मी में ले लिया। और वो फिर तरक्की करते करते जब 1988 17 अगस्त को ज़ियाउल हक का हवाई जहाज़ उड़ा धमाके में, तो उसमें इसने भी जाना था। बावलपुर से जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था, तो वो टेक ऑफ से 5 मिनट पहले प्लेन से नीचे आ गया कोई बहाना करके। और ये अभी रनवे के करीब ही खड़ा था, तो हवाई जहाज़ जब ज़ियाउल हक का उड़ा, तोड़ते ही धमाके से फट गया। इसमें कई जनरल थे, 17-18 ऑफिसर्स थे आर्मी के, और अमेरिकन एम्बेसडर था। और इस पे बाद में बराबर इल्ज़ाम लगाता रहा कि अमेरिका के कहने पे इसने बम रखा था हवाई जहाज़ में, और सारे इसके जो सीनियर थे सब मर गए उस जहाज़ में।
तो ये सीनियरिटी की बुनियाद पे आर्मी चीफ बना था, अमेरिकन एजेंट। ऐसे तो पूरी आर्मी अमेरिकन एजेंट है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अमेरिकन। आम की पेटी में बम रखा गया था और आम की पेटी इसने आखिरी टाइम बहावलपुर में हवाई जहाज में चढ़ाई थी, जो कि फट गई। इसके अलावा 88 में जब ज़ियाउल-हक का जहाज टूटा, इसके ऊपर प्रेशर आया कि इलेक्शन से ड्यू हैं, इलेक्शन अगले महीने कराने हैं, और ये मार्शल लॉ लाना चाहता था, लेकिन अमेरिका मार्शल लॉ के मूड में नहीं था। कि अमेरिका ने देखा कि अब अफगान वार क्लियर हो चुकी है, 88 में अफगानिस्तान में वार ख़त्म हो गई है, सोवियत यूनियन टूट गया है, अमेरिका के सारे मकसद पूरे हो गए थे। इसने कहा अभी मार्शल लॉ नहीं, तुम डेमोक्रेसी लाओ। तो फिर इलेक्शन कराया और उसमें बेनज़ीर भुट्टो थोड़ी सी उससे मेजॉरिटी से, मुझे याद है उस वक्त नेशनल असेंबली की सीटें होती थी 220, क्योंकि 88 का इलेक्शन पहला इलेक्शन था जो मैंने राइट फ्रॉम वन डे टू आखिर तक उसको फॉलो किया था, और टीवी के आगे बैठ के सारे रिजल्ट भी पूरी रात बैठ के देखा था। तो 220 में से बेनज़ीर भुट्टो को 93 सीटें मिली थी। तो MQM ने फिर उसके साथ अलायंस किया, सपोर्ट किया, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लेकिन असलम बेग ने बेनज़ीर भुट्टो को कंडीशनल प्राइम मिनिस्टरशिप दी थी, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ज़ियाउल-हक के फॉरेन मिनिस्टर साहबजादा याकूब खान को बनाया था। मिलिट्री अफेयर में बिल्कुल इजाज़त नहीं थी बोलने की, अफ़गान वार में बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, और टेररिज्म जो करनी थी आर्मी ने, क्योंकि आर्मी की एक प्लानिंग थी जो वो उसमें बेनज़ीर भुट्टो को दूर रखा गया है। बेनज़ीर भुट्टो को पेटी इश्यूज़ के लिए खाली दिया गया था चार्ज, अदरवाइज सारा राइट्स असलम बेग का था। 1989 में जो कश्मीर में जेनोसाइड शुरू हुआ और टेररिज्म जो शुरू की, ये असलम बेग था, आर्मी का चीफ, इसके दौर में हुई थी। ये एक बदबूदार इंसान, और 91 तक ये आर्मी का चीफ रहा। लेकिन 90 में जब अमेरिका 90 में कुवैत पे इराक ने हमला किया, और अमेरिका को अब कुवैत पे हमला करना था, जॉर्ज बुश सीनियर था उस वक्त, तो पाकिस्तान से इसने सपोर्ट मांगी। तो पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो थी, उसने मना कर दिया। असलम बेग था, उसने कहा हम तो इराक की सपोर्ट करेंगे। तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई उसी अगस्त के महीने में जब कुवैत पे इराक ने हमला किया था। और असलम बेग ने एक्सटेंशन मांगी, तो उसको एक्सटेंशन नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका ने मना किया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, इसको एक्सटेंशन नहीं मिली। ये था असलम बेग का पीरियड। असलम बेग का एक और कारनामा यह था कि इसने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी की थी कि इसके ऊपर अभी भी एक केस चल रहा है कई सालों से, कि इसने पॉलिटिशियंस में पैसे बांटे थे। एक अलायंस बनवाया था IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उसका चीफ था नवाज शरीफ। उस वक्त तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था कभी। और 1990 के इलेक्शन में इसने सारे पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, और जितने छोटी पार्टियां थी, 9 पार्टियों का अलायंस बनाया था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और उनको 90 के इलेक्शन में इसने जितवाया था। मैंने एक बार अल्ताफ़ भाई से सवाल किया था कि अल्ताफ़ भाई, आपके ख्याल में मुहाजिरों में सबसे गंदा आदमी कौन रहा है, जिसने मुहाजिरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? तो अल्ताफ़ भाई ने कहा असलम बेग, क्योंकि इसने MQM में पहली बार ग्रुप बंदी करवाई थी और MQM के लोगों को तोड़ के एक अलग ग्रुप बनवाया था। ये था असलम बेग। अब आते हैं दूसरे मुहाजिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुशर्रफ। मुशर्रफ इंतहाई जलील आदमी था, टेररिज्म इसकी रग रग में भरी हुई थी, और किसको नहीं पता कारगिल किसने किया है। ये इसका एडवेंचरिज्म था। मुशर्रफ भी इंडिया में पैदा हुआ था, दिल्ली में, और फिर पाकिस्तान मूव हो गए थे ये लोग। और मुशर्रफ ने आर्मी ज्वाइन की, सब कुछ किया है, वो सब डिटेल की ज़रूरत नहीं है। 1979 में जब मक्का में खाना काबा पे बागियों ने कब्ज़ा कर लिया और मक्का के हरम शरीफ
के ऊपर पूरा बागियों का कब्जा हो गया और अंदर कई हाजी और उम्रा करने वाले बैठे हुए थे। इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, बंदूक लेके खाना काबा पे चढ़ गए कि भाई अब हमारी हुकूमत है इधर। अब सऊदी परेशान, सऊदियों ने पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट की कि अपनी आर्मी भेजो और ये करो। सारे मुसलमान मुल्कों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम खाना काबा में गोली नहीं चला सकते, ये गुनाह हमसे नहीं होगा। और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थे उनका तो मक्का में आने का अलाउड ही नहीं है। तो फिर दुनिया की एक ही भाड़े की फौज जिसका कोई दीन मजहब नहीं है वो तैयार हो गई। उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। तो ज़ियाउल हक ने एक छोटे लेवल के आर्मी ऑफिसर की लीडरशिप में एक फ़ौज की टीम भेजी। उस टीम का लीडर था मुशर्रफ और उसने धड़ल्ले से खाना काबा में जाके गोलियां भी चलाई, खून खराबे भी किए और खाना काबा को आज़ाद कराया। यह था मुशर्रफ। और फिर कारगिल इसने किया और फख्र से कहता था कि कारगिल में मैंने 500 इंडियन मरवा दिए, मैंने इंडिया को बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया, ये वो। लेकिन बाद में इसको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। अब इसका टेररिज्म इसकी कोर कंफ्यूज है कि यार ये बंदा क्लियरली बताया ना हमें, फॉर्मर प्रेसिडेंट है कि यार बच्चों ये बंदा फ्रीडम फाइटर है या नहीं है, कुछ और चीज। ओके, मैं फिर थोड़ा सा, मुझे 2-3 मिनट दो ना। इशू देखो, माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था। अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है। अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको, अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो हैं? अब देखो ना, इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पूरे को समझना चाहिए। समझ गया, ये कि आज ये विलन है तो इनको मारो पकड़ नहीं, के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जन साहब कि वे कंफ्यूज्ड नाउ। अब माहौल जो है, क्योंकि ये टेररिज्म ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में। ये रिलीजियस मिलिटेंसी जो पहले एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट था, नैरेटिव दुनिया में बदल गया। अब वो दुनिया में भी बदल गया, यहाँ भी। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। 1990 में जब अफगानिस्तान में 91-92 में खाना जंगी चल रही थी मुजाहिदीन की, मुख्तलिफ मुजाहिदीन ग्रुप थे, रब्बानी, हिकमत यार, दोस्तम, अहमद शाह मसूद, तो ये सब आपस में लड़ रहे थे। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक फोर्स बनाई, तालिबान, और वो फोर्स बनाने में जो आर्मी की टीम एक्टिव थी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्लानिंग, उनका सब कुछ, उसमें मुशर्रफ वॉज द मैन, ही वॉज द मैन क्रिएटर ऑफ तालिबान। ये फख्र से कहता रहा है इंटरव्यूज में कि हमने इतने टेररिस्ट ग्रुप बनाए। खैर, अब हुआ ये कि जब इसने टेक ओवर किया पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने इसको आर्मी के उससे हटा दिया था जब ये प्लेन में था, श्रीलंका से वापस आ रहा था।
तो इसके जो चमचे थे जो नीचे इसके आर्मी में, उन्होंने इसको फ़ोन किया, तो इसने कहा कि टेक ओवर कर लो पूरा सरकार, और जो नया आर्मी चीफ बनाया गया है जनरल ज़िया को, जनरल खालिद ज़िया था या ज़ियाउद्दीन भट्ट, उसको गिरफ्तार कर लो और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो। तो इसके सारे जनरलों ने मिलकर नवाज शरीफ और नए आर्मी चीफ और सबको गिरफ्तार किया, और इसने पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ, जिसका नाम मार्शल लॉ नहीं दिया गया था, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट दिया गया था, मार्शल लॉ लाया और ये चीफ बन गया। अब इसके थूक के चाटने की बारियां आई। पहले तो MQM जिससे इसको नफरत थी उसको लिया, फिर इंडिया कारगिल में घुस के ये किया वो किया फलां किया, और फिर इंडिया से ताल्लुकात, लेकिन दिल में तो नफरत थी। वाजपेयी साहब की सरकार थी, वाजपेयी साहब की सरकार में ये बढ़ चढ़ के वाजपेयी साहब के आगे पीछे घूमने लगा। अमेरिका का प्रेशर था कि कश्मीर मसला सेटल करो, तो इसने एक बैकडोर डिप्लोमेसी से वाजपेयी सरकार से एक एग्रीमेंट पे चल रहे थे ये, जिसमें ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को, LOC को परमानेंट बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए, जो आपके पास है वो आपका, जो हमारे पास है हमारा। पाकिस्तान को इस पे तैयार कर लिया गया था। इसके साथ जो पॉलिटिशियन थे, इसके साथ मेन पॉलिटिशियन एक MQM थी और एक मुल्लाओं का अलायंस बनाया गया था, मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA, जिसमें जमात इस्लामी थी, ये फजलुर रहमान था और अहले हदीस की पार्टियां थीं, सारे मौलवियों की, शिया पार्टी भी थी, सब थे, जितने मौलवियों था उनका अलायंस था। वो सब इसके साथ तैयार हो गए कि ठीक है यार, कश्मीर को इस तरह सेटल करते हैं, क्योंकि अमेरिका बहादुर का ऑर्डर है। लेकिन इंडिया की तरफ से एग्री नहीं हो रहा था। इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, कश्मीर पूरा हमारा है, हम आधा तुम्हारा आधा हमारा वाला हिसाब नहीं करेंगे। और वो आखिरी मौके पे आज इंडिया में कुछ लोग मुशर्रफ की तारीफ़ें कर रहे हैं, जैसे ये हमारे ज्ञानी शशि तरूर ने तो हद कर दी। शशि तरूर कहता है कि मुशर्रफ तो एक ज़बरदस्त आदमी था और मैं हर साल उससे मिलता था, और ठीक है शुरू में इसने इंडिया में नफ़रत इसका की जाती थी, लेकिन 2002 से 2007 के दरमियान इसने बहुत कोशिश की कि इंडिया के साथ मामलात अच्छे हो जाएं, और इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। रेस्ट इन पीस। 500 कारगिल में भारतीय फौजी मारे गए मुशर्रफ की वजह से। शशि तरूर साहब उसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे। तो इंडिया में कुछ लोग उस पीरियड को मुशर्रफ के, लेकिन मुशर्रफ का वो मजबूरी थी। उसी दौरान आपने देखा कि अपनी तालिबान बनाई हुई, अपने टेररिस्ट बनाए हुए अमेरिका के कहने पे सब वापस करने पड़े, सब अमेरिका के हवाले किए गए। ये जो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ तालिबान का एम्बेसडर था इस्लामाबाद में, उसको पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। अपने पैदा किए हुए सारे टेररिस्ट आतंकवादी बन गए ना उस वक्त, जो जिहादी कहता था जिसको। तो मुशर्रफ की कोई पॉलिसी जो थी ना अपनी, जो पर्सनल, वो सब धरी की धरी रह गई, उसको यूटर्न लेने पड़े। इसने MQM के साथ अलायंस बनाया, जिनसे नफरत करता था इंडिया के खिलाफ। अब आप ये बताएं, 26/11/2008 इंडिया में जो आतंक का 3 दिन बाजार गर्म रहा, आप क्या समझते हैं ये एक दिन का प्लानिंग थी? ऐसे काम आपको पता है, वो हेडली पकड़ा गया था और कितने महीनों पहले इसकी रैगिंग हुई थी और प्लानिंग हुई थी। तो मुशर्रफ 2008 में जब आर्मी चीफ और सदर के ओहदे से रिज़ाइन किया, उसके कुछ महीनों बाद ये हुआ है। तो इसकी प्लानिंग भी मुशर्रफ की थी, दिमाग का आइडिया मुशर्रफ का था। तो इसकी सामने कुछ और पॉलिसी होती थी। पाकिस्तान में एनलाइटेड डेमोक्रेसी, रोशन ख्याली, फ्रीडम और मॉडर्नाइजेशन की बातें करता था। अंदर खाने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों को क्रिएट करता था और उनको स्ट्रॉन्ग करता था, जो पाकिस्तान में शरीयत की बात करते थे। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद वाला वाकया भी मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था, क्योंकि इसके अपने क्रिएटेड टेररिस्ट इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि फिर इसको ऑपरेशन करना पड़ा उनके खिलाफ। वो भी अमेरिका की मजबूरी थी इसलिए।
मुशर्रफ पे जितने टेररिस्ट अपने इसके ऊपर हमले हुए हैं, इतने किसी के ऊपर नहीं हुए। इसलिए कि इसने जिन टेररिस्टों को बनाया था उन्हीं को अब मारना शुरू कर दिया था, तो वो फिर इसके दुश्मन बन गए। तो एक भयानक दौर था मुशर्रफ का। सजाए मौत हुई थी इसको पाकिस्तान में, भागा हुआ था। ये 2013 में वापस आया था, 2008 में भाग गया था लंदन, और अल्ताफ भाई से भी मुलाकातें की उस दौरान। उस वक्त अल्ताफ भाई पावर में थे, जरदारी के साथ हुकूमत में थे। अल्ताफ भाई ने इसको मना कर दिया, साहब हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुशर्रफ ने कोई एहसान नहीं किया था एमक्यूएम के ऊपर, एमक्यूएम ने मुशर्रफ पे एहसान किया था। खैर 2013 में जब इलेक्शन हुए जिसमें नवाज शरीफ जीता था, तो ये इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक पार्टी भी बनाई थी, मिल्लत पार्टी या पता नहीं क्या पार्टी भी बनाई थी। इलेक्शन में हिस्सा लेने आया था लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गया, और फिर इसके ऊपर केस बना गद्दारी का, और उसमें इसको सजाए मौत हुई। लेकिन इसका जो मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी बना था आर्मी चीफ, कियानी ने फिर इसको भगाया पाकिस्तान से, या राहिल शरीफ था। कियानी के बाद राहिल शरीफ आया था, तो राहिल शरीफ ने इसको जेल से निकाल के इलाज के बहाने भेजा, तब से ये बाहर है और ये पाकिस्तान नहीं आ सकता था। जलालत की मौत मराए। एक भयानक पीरियड था अजीज दोस्तों मुशर्रफ का। खस कम जहां पाक, मर गया मरदूद। और ये है कि ऐसे आपको आर्मी में ऐसे बहुत सारे जनरल मिलेंगे, लेकिन चूंकि ये मुहाजिर थे तो मुझे ज़्यादा दुख होता है कि इस किस्म के लोग भी पाकिस्तान में क्या क्या करते रहे। वरना अपनी मातृभूमि, और ख़ास तौर पे तुम तो वहाँ पैदा हुए थे। और ये असलम बेग था, असलम बेग मुग़ल ख़ानदान का था। इसका जो एंसेस्ट्री है वो मुग़ल ख़ानदान से मिलती है। तो इनके जहनों से वो फुतूर नहीं निकल सकता कि हम हिंदुस्तान के मालिक थे। ये क्या हो गया? अंग्रेज़ों के दौर में भी ये मालिक थे साले, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में कोई इक्का दुक्का मुसलमान जेलों में गया है या मारा गया है, वरना तो हिंदू और सिख ही करते रहे ये सारी मूवमेंट आज़ाद हिंदुस्तान की। तो अजीज दोस्तों, ये था मुशर्रफ के हवाले से मेरा अपना प्रोग्राम, और मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत लोगों को एतराज़ होगा, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को जो इसको मुशर्रफ से मोहब्बत करते हैं ना, मैं उनको भी लानत भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।